गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भाग। पिछले वीडियो में हमने वैदिक काल पढ़ा। वैदिक काल का जो काल था वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच था। आज का हमारा टॉपिक है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो भारत या दूसरी नगरीय क्रांति। छठी सदी ईसा पूर्व या दूसरी नगरीय क्रांति। आज हम क्या पढ़ेंगे, छठी शताब्दी का जो भारत था ईसा पूर्व का, उसकी हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, उसकी सामाजिक स्थिति देखेंगे, उसकी राजनीतिक स्थिति देखेंगे और उसकी सांस्कृतिक स्थिति देखेंगे। जैसे सामाजिक, पहले देखते हैं अर्थव्यवस्था। सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति। हम क्या देखेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में? उसकी अर्थव्यवस्था देखेंगे, उसकी सामाजिक स्थिति देखेंगे, उसकी राजनीतिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति। अर्थव्यवस्था में देखो क्या है, कृषि में क्रांति आई। लौह उद्योग में तेजी आई। उद्योगों में तेजी आई। मौद्रिक अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में हम क्या क्या टॉपिक देखेंगे? कृषि में क्रांति, लौह उद्योग में तेजी, उद्योगों में तेजी और मौद्रिक अर्थव्यवस्था। ऐसे हम सामाजिक स्थिति में क्या देखेंगे? जैसे वर्ण व्यवस्था कठोर हुई, दास प्रथा मजबूत हुई, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, गरीब अमीर का फर्क बढ़ा, और नगरीय क्रांति। सामाजिक स्थिति में हम क्या देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था कठोर हुई, दास प्रथा मजबूत हुई, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, गरीब अमीर का फर्क बढ़ा और नगरीय क्रांति। ऐसे हम राजनीतिक स्थिति में देखते हैं 16 महाजनपद। 16 महाजनपद देखेंगे, राजतंत्र व गणतंत्र का द्वंद्व देखेंगे, राजतंत्र व गणतंत्र का द्वंद्व। तीसरा सत्ता है वो हर्यंक वंश से बढ़ते हुए मौर्य तक देखेंगे। राजनीति में हम क्या देखेंगे? 16 महाजनपद देखेंगे, राजतंत्र व गणतंत्र का द्वंद्व देखेंगे और हर्यंक वंश की जो सत्ता है हर्यंक वंश से बढ़ते हुए मौर्य तक देखेंगे। सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या देखेंगे? जैसे इस टाइम 62 संप्रदाय थे। बौद्ध ग्रंथ है ब्रह्मजाल, उसके अनुसार इस समय मध्य गंगा घाटी में 62 संप्रदाय चलन में थे। तो 62 संप्रदाय में प्रमुख कौन से हैं? जैसे क्या क्या देखेंगे हम? बौद्ध संप्रदाय देखेंगे, जैन संप्रदाय देखेंगे, चारवाक देखेंगे, आजीवक देखेंगे। सांस्कृतिक स्थिति में हम इन पे अध्ययन करेंगे। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या है? कृषि में क्रांति। अर्थव्यवस्था में देखते हैं हम अर्थव्यवस्था देखते हैं।
इस काल तक, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, इस काल तक धान चावल की फसल की रोपाई पद्धति शुरू हो गई थी, इस काल तक, छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते इस काल तक धान चावल की फसल की रोपाई की पद्धति की शुरुआत हो गई थी। देखो चावल हम प्राचीन काल में देखते हैं, भारत में चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पाषाण काल में कोल्डी हवा, नवपाषाण काल में कोल्डी हवा से मिला है यूपी से। उसके बाद हड़प्पा काल आता है। हड़प्पा काल में रंगपुर और लोथल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। ऋग्वेद में चावल का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक काल में चावल का साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन इस काल तक आते आते, छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते धान चावल की फसल की जो रोपाई की पद्धति है वो शुरुआत हो गई थी। इस काल में आम की फसल की भी जानकारी मिलती है। इस काल में आम की फसल की जानकारी भी मिलती है। इसके बाद लोहे का उपकरण का उपयोग होने लगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के उपकरण का उपयोग होने लगे। उसके दो फायदे हुए। देखो, लोहा भारत में सबसे पहले 1000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल में मनुष्य को लोहे का साक्ष्य मिला। उससे पहले जैसे ऋग्वेदिक काल में या हड़प्पा काल में या पाषाण काल में लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते। सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में लोहे का 1000 ईसा पूर्व के आसपास मनुष्य को लोहे के साक्ष्य मिले। लेकिन छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते लोहे के उपकरणों का उपयोग होने लगा। लोहे के उपकरणों का उपयोग होने लगा। जिसके दो लाभ हुए। वो दो लाभ कौन से थे? कृषि योग्य भूमि का विस्तार, दूसरा खेतों की गहरी जुताई, से उत्पादन में वृद्धि हुई। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के उपकरणों का उपयोग होने लगा। उससे दो फायदे हुए। एक तो क्या है, कृषि योग्य भूमि का विस्तार, जैसे जंगलों को काट के उनको कृषि योग्य भूमि बनाया गया। दूसरा, खेतों की जैसे गहरी जुताई करने से उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके दो लाभ हुए। लौह उद्योग में इस काल में लौह उद्योग में विविधता एवं विशिष्टता है। लौह उद्योग में विविधता और विशिष्टता है। इस काल का जो प्रमुख उद्योग था वो लौह उद्योग था। इस काल का प्रमुख उद्योग लौह उद्योग था। व्यापार, इस काल का जो व्यापार था वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
भारतीय लौह उत्पाद है लौह उत्पाद के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ी विशेष रूप से तलवार की। इस काल का जो प्रमुख उद्योग था लौह उद्योग था, और जैसे भारतीय लौह उत्पाद के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ी और वो विशेष रूप से किसकी बढ़ी, तलवार की। इसके बाद हम देखते हैं मौद्रिक अर्थव्यवस्था, मुद्रा। भारत में मुद्रा का चलन सबसे पहले 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में श्रेणी संघों द्वारा मुद्रा का प्रथम आगमन हुआ। भारत में सबसे पहले मुद्रा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आई। उससे पहले जैसे हम वैदिक काल देखें, हड़प्पा काल देखें, उससे पहले मुद्रा का चलन नहीं था। मुद्रा का चलन सबसे पहले कब आया? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के टाइम पे, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में श्रेणी संघों के द्वारा भारत में सबसे पहले मुद्रा का चलन हुआ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद 4वीं शताब्दी में मौर्य काल शुरू होता है। तो मौर्य काल में देखो, मौर्य काल में हम मुद्रा देखते हैं चांदी और तांबे के सिक्कों का चलन था। मौर्य काल में चांदी और तांबू के सिक्कों का चलन था, और चांदी के सिक्कों को कांसर्पण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को मौर्य काल में सिक्कों को ढालने के लिए लक्षणाध्यक्ष नामक अधिकारी था। मौर्य काल में सिक्कों को ढालने के लिए लक्षणाध्यक्ष नामक अधिकारी था, जो एग्जाम में बार बार पूछा, क्योंकि सिक्कों की गुणवत्ता की जांच, सिक्कों की गुणवत्ता की जांच के लिए रूपदर्शक नामक अधिकारी था। मौर्य काल में सिक्कों को ढालने के लिए लक्षणाध्यक्ष नामक अधिकारी था, जबकि सिक्कों की गुणवत्ता की जांच के लिए रूपदर्शक नामक अधिकारी। मौर्य काल के सिक्के देखिए। अब हम देख रहे हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल हिंदी यवन शासक मिनांडर ने संभवतः सबसे पहले स्वर्ण सिक्का चलाया। भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्का संभवतः किसने चलाया? मिनांडर ने। कुषाण शासक है
विम कदफिस। विम कदफिस का स्वर्ण सिक्का पहली बार असंदिग्ध, पहली बार और असंदिग्ध स्थिति में मिला। असंदिग्ध स्थिति में मिला। इसके बाद जैसे कुषाण शासक कनिष्क ने बड़े पैमाने पर प्राचीन काल में स्वर्ण सिक्के चलाए। सबसे पहले बड़े पैमाने पर स्वर्ण सिक्के कनिष्क ने चलाए। कुषाण शासक कनिष्क ने प्राचीन भारत में, प्राचीन काल में सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के चलाए। तांबे के सिक्के चलाए। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के किसने चलाए। शासक का नाम पूछा जाए तो कनिष्क है, अगर वंश का नाम पूछा जाए तो कुषाण। उसके बाद जैसे सातवाहन शासकों ने सबसे पहले सिक्के और पोटीन के सिक्के चलाए। सातवाहन शासकों ने सबसे पहले सिक्के और पोटीन के सिक्के चलाए और सातवाहन शासकों का जो सिक्कों का जो भंडार था वो जोगलथम्बे से प्राप्त हुआ। सिक्कों का भंडार है जोगलथम्बे से प्राप्त होता है। जोगलथम्बे से प्राप्त हुआ। मौर्योत्तर काल में पहली बार सिक्कों का निश्चित आकार प्रकार तय हुआ। इस काल में सिक्कों का निश्चित आकार प्रकार तय हुआ। निश्चित आकार प्रकार तय हुआ। इस काल को मौद्रिक क्रांति का काल भी कहा जाता है। मौद्रिक क्रांति का काल भी कहा जाता है। इस काल की जानकारी का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो मुद्रा है। जानकारी का स्रोत, महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? मुद्रा है। हमने मौर्योत्तर काल की मुद्रा पढ़ी, अब हम गुप्त काल की देखते हैं मुद्रा। गुप्त काल में कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं मुद्रा से संबंधित? स्वर्ण सिक्के प्राचीन भारत में, गुप्त काल में, प्राचीन काल में सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के चलाए गए और कई प्रकार के सिक्के चलाए जो कलात्मक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ सिक्के थे, जिसमें जैसे समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ पराक्रम सिक्का चलाया। अश्वमेघ पराक्रम
वीणा वादन प्रकार का सिक्का चला है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम और वीणा प्रकार का सिक्का चलाया। उसके बाद जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य ने चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का चलाया। चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का। इसके बाद जैसे कुमारगुप्त ने सबसे ज्यादा प्रकार के सिक्के चलाए। सबसे ज्यादा सिक्के व सबसे ज्यादा प्रकार के सिक्के। कुमारगुप्त ने सबसे ज्यादा सिक्के व सबसे ज्यादा प्रकार के सिक्के कुमारगुप्त ने चलाए। उसके बाद जैसे आता है स्कंदगुप्त का जो सोने का सिक्का था वो आकार में बड़ा था। स्कंदगुप्त का स्वर्ण सिक्का आकार में बड़ा था, लेकिन शुद्धता में कमजोर था। स्कंदगुप्त का जो स्वर्ण सिक्का था वो आकार में विशाल था, बड़ा था, लेकिन शुद्धता में वो कमजोर था। उसके बाद जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने महाराष्ट्र के क्षेत्र में शकों को पराजित करके उनके चांदी के सिक्कों को अपने नाम से ढलवा लिया। था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने महाराष्ट्र के क्षेत्र में शकों को पराजित करके उनके चांदी के सिक्कों को अपने नाम से ढलवा लिया। गुप्त काल में सामान्य धातु के सिक्के बहुत कम मिले हैं, जैसे रामगुप्त का तांबे का एक सिक्का, बुधगुप्त का शिष्य का गुप्त काल में सामान्य धातु के सिक्के बहुत कम मिलते हैं, जैसे रामगुप्त का तांबे का एक सिक्का मिला है, बुधगुप्त का शिष्य का एक सिक्का मिला है। हमने गुप्त काल देखा। इसके बाद में जैसे हर्ष का काल आता है तो हर्षवर्धन का एक स्वर्ण सिक्का मिला है। हर्ष का एक स्वर्ण सिक्का मिला है जिस पर उमा महेश्वर काम कर रहे हैं। हर्ष का एक स्वर्ण सिक्का मिला है सिक्का मिला जिस पर उमा महेश्वर का अंकन है। इसके बाद जैसे कलचुगी शासक गांगेय देव ने दोबारा बड़े पैमाने पर स्वर्ण सिक्के चलाए। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर
मोहम्मद बिन साम खुदा है। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन है, जिस पर मोहम्मद गोरी का नाम मोहम्मद बिन साम खुदा हुआ। ये हो गई हमारी अर्थव्यवस्था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अर्थव्यवस्था। अब हम देखते हैं उसकी सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में हमें क्या देखना है कि जैसे वर्ण व्यवस्था कठोर हुई, दास प्रथा मजबूत हुई, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, गरीब अमीर का फर्क बढ़ा और उसकी नगरीय स्थिति, वर्ण व्यवस्था कठोर हुई। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भारत में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो क्रम पर आधारित थी। जो जैसा क्रम करेगा उसका वैसा ही वर्ण होगा। एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग वर्ण के हो सकते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था है ये क्रम पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गई और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। अनुलोम प्रतिलोम, अनुलोम प्रतिलोम विवाह की समस्या उभरी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अनुलोम प्रतिलोम विवाह की समस्या उभरी। अनुलोम विवाह कौन सा होता है? जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला शादी करे तो वो अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह, निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की महिला अगर शादी करे तो वो प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम प्रतिलोम विवाह की समस्या उभरी। ब्रह्मक्षत्र द्वंद्व का विवाद उभरा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्रह्मक्षत्र द्वंद्व का विवाद भी उभरा। दोनों अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए इनमें द्वंद्व शुरू हुआ। उसके बाद जैसे वर्ण व्यवस्था की कठोरता का वर्णन, सुप्त साहित्य में मिलता है। सुप्त साहित्य में मिलता है। देखो वर्ण व्यवस्था में क्या हुई? अनुलोम प्रतिलोम विवाह की समस्या उभरी, ब्रह्मक्षत्र द्वंद्व का विवाद उभरा और वर्ण व्यवस्था की कठोरता का जो वर्णन है वो सूत्र साहित्य में मिलता है। अब हम देखते हैं दास प्रथा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दास प्रथा भी मजबूत हुई। जैसे देखो ऋग्वेदिक काल में हम देखते हैं, ऋग्वेद काल में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद काल में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में इसमें वृद्धि हुई। इसमें वृद्धि हुई। उत्तर वैदिक काल में इसमें वृद्धि हुई। बुद्ध काल तक आते आते ऋण ना चुका पाने वाले को भी दास बनाया जाने लगा। दास बनाया जाने लगा। मौर्य काल में अर्थशास्त्र में
अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। दासों का उल्लेख हुआ है, जबकि मौर्य काल में इंडो ग्रीक स्रोतों में, इंडो ग्रीक लेखों में कहा गया है कि भारत में दास नहीं थे, दास प्रथा नहीं थी। मौर्य काल में। अब गुप्त काल में देखते हैं। गुप्त काल में नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। दासों का उल्लेख है। इसी में दासता की मुक्ति का विधान भी है। मुक्ति का विधान भी है। देखो, दास प्रथा। ऋग्वेद काल में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में दास प्रथा में वृद्धि हुई। बुद्ध काल तक आते आते ऋण ना चुका पाने वाले को भी दास बनाया जाने लगा। मौर्य काल में अर्थव्यवस्था में 8 प्रकार के दासों का उल्लेख हुआ है, जबकि इंडो ग्रीक लेखों में कहा गया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। गुप्त काल में नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है। इसी में दासता की मुक्ति का विधान भी। दासता की मुक्ति का विधान किसमें है? नारद स्मृति में। और मुक्ति का विधान क्या है? जैसे दास होता है वो स्वामी को ऋण चुकाकर दासता से मुक्त हो सकता था। जो दासी होती थी वो स्वामी की संतान को जन्म देकर दासता से मुक्त हो सकती थी। अब हम देखते हैं महिलाओं की स्थिति। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। सबसे अच्छी महिलाओं की स्थिति थी वो ऋग्वेदिक काल में थी, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में महिलाएं हैं वो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, राजनीति में भी योगदान देती थी। उनकी जो विवाह ऋग्वेदिक काल में जो महिला की शादी होती थी वो वयस्क होने पे होती थी। उन्हें वर चुनने का अधिकार था। उनकी महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। महिलाएं वैदिक मंत्रों की रचना करती थी। सबसे अच्छी स्थिति महिलाओं की ऋग्वेदिक काल में। जैसे उत्तर वैदिक काल आया उसमें महिलाओं की स्थिति में थोड़ी गिरावट आई, और 6ठी शताब्दी तक आते आते महिलाओं की स्थिति में और गिरावट आई। इस काल तक आते आते बाल विवाह और बहु विवाह की समस्या भी गंभीर होने लगी। इस काल तक आते आते बाल विवाह व बहु विवाह की समस्या गंभीर हुई। हालांकि इसके बारे में ज्यादातर अनुशंसा मौर्योत्तर काल व गुप्त काल। मौर्योत्तर काल व गुप्त काल की स्मृतियों में हो।
इस काल तक आते आते बाल विवाह व बहु विवाह की समस्या गंभीर हुई। हालांकि इसके बारे में ज्यादातर जो अनुशंसा है वो मौर्योत्तर काल व गुप्त काल की स्मृतियों में हुआ। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी बौद्ध धर्म और जैन धर्म का नारी संबंधी दृष्टिकोण ब्राह्मण धर्म की तुलना में ज्यादा प्रगतिशील था। बुद्ध और महावीर का नारी संबंधी दृष्टिकोण ब्राह्मण धर्म की तुलना में ज्यादा प्रगतिशील था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का नारी संबंधी दृष्टिकोण है वो ब्राह्मण धर्म की तुलना में ज्यादा प्रगतिशील था। ये महिलाओं की स्थिति देखी। अब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अमीर गरीब का फर्क बढ़ा। एक है दूसरी नगरीय क्रांति। पहली नगरीय क्रांति हड़प्पा काल में हुई थी और वो किस नदी के? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु या उसकी सहायक नदी। दूसरी नगरीय क्रांति, भारत में दूसरी नगरीय क्रांति 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई और कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। ये एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में दूसरी नगरीय क्रांति छठी सदी ईसा पूर्व में गंगा किनारे हुई। हमने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की सामाजिक स्थिति देखी। अब हम देखते हैं यहाँ की राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति में हम क्या देखेंगे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। राजतंत्र और गणतंत्र का द्वंद्व और हर्यंक वंश की सत्ता बढ़ते हुए मौर्यों तक, हम ये देखेंगे। इसके बाद हम सांस्कृतिक स्थिति देखेंगे। सांस्कृतिक स्थिति में 62 संप्रदाय, बौद्ध, जैन, चारवाक, आजीवक, इनके बारे में उल्लेख करेंगे। तो हम देख रहे हैं राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति में हम देख रहे हैं 16 महाजनपद, राजतंत्र और गणतंत्र का द्वंद्व और हर्यंक वंश की सत्ता बढ़ते हुए मौर्य तक। तो हम सबसे पहले देखते हैं 16 महाजनपद। महाजनपद कबीलों से जन बना, जन से जनपद और जनपद से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक महाजनपद बने। और 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों का उल्लेख 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, व जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से मिलता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है? तो अंगुत्तर निकाय। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है? भगवती सूत्र। इनमें जैसे वर्तमान में 2 कंबोज और गांधार वो भारत से बाहर हैं और बाकी 14 भारत के अंतर्गत। इनमें जैसे एक दक्षिण भारत का एकमात्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक था। जिसकी राजधानी पोटन या पोटली
कोटली थी, यह गोदावरी नदी के तट पे था। गोदावरी नदी के तट पर था। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है, दक्षिण भारत में कौन सा जनपद है? अस्मत जनपद, जिसकी राजधानी पोटनीपोटल। या ये पूछा जाएगा कि अस्मत किस नदी के तट पर है? तो गोदावरी नदी के तट पर। ये हो गया। अब हम देखते हैं जो भारत की जो दो भार हैं, जैसे कम्बोज, एक दो, कम्बोज की राजधानी थी हाटक है, कम्बोज की राजधानी थी हाटक है। और कम्बोज किसके लिए प्रसिद्ध था? श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। श्रेष्ठ घोड़ों के लिए पाकिस्तान में है, रावलपिंडी, पेशावर। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जहां से प्रसेनजीत दीवक कौटिल्य ने शिक्षा ग्रहण की। इसका एक दूसरा प्रमुख नगर था पुष्पकलावती। पुष्पकलावती जिसे चरसड्डा, ये नगर भी पूछा जाता है। ये कहाँ था? गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। इसका एक प्रमुख नगर था पुष्पकलावती, चरसड्डा। और ये तक्षशिला प्राचीन विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। और देखते हैं हम तीन हो गए। जैसे 4 हम देखते हैं अंग। अंग की राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी थी चंपा। चंपा का बुद्ध काल में 6 महानगरों में गिनती होती थी। चंपा की बुद्ध काल में 6 महानगरों में गिनती होती थी। जैसे बुद्ध काल में बुद्ध काल में 6 महानगरों में गिनती होती थी। गिनती होती थी। 6 महानगर कौन से थे बुद्ध काल में? चंपा, राजगृह, काशी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, साकेत। अंग की राजधानी थी चंपा। बुद्ध काल में 6 महानगरों में चंपा की गिनती होती। 6 महानगर चंपा, राजगृह, काशी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, साकेत। एक चंपा का योजनाकार या वास्तुकार महागोविंद थे। महागोविंद थे। उसके बाद हम देखते हैं मगध। मगध की राजधानी गिरिवर्ज या राजगृह। मगध की राजधानी थी गिरिवर्ज या राजगृह। मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद था। इसने धीरे धीरे करके जनपदों पर अधिकार करके बाद में विशाल साम्राज्य की स्थापना की। मगध चंपा नदी है। चंपा नदी मगध और अंग को अलग करती है। अलग करती है। चंपा नदी है वो मगध और अंग को अलग करती है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। ये व्यापारिक नगर था। काशी व्यापारिक नगर था। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। बुद्ध के समय यहाँ का शासक था उज्जैन।
बुद्ध काल में शासक उज्जैन था। कौशाम्बी में गोसेताराम विहार भी है। देखो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि उज्जैन बुद्ध काल में कहाँ का शासक था, तो वत्स का शासक था। ये पूछ लिया जाता है कि गोसेताराम विहार कहाँ स्थित है, तो कौशाम्बी में स्थित है। पांचाल, पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। अहिछत्रपुर। पांचाल के दो भाग थे, उत्तरी पांचाल की अहिछत्रपुर और दक्षिण पांचाल की काम्पिले राजधानी थी। नौवीं वज्जी। वज्जी की राजधानी थी वैशाली, विदेह, मिथिला। वज्जी एक गणराज्य था, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि 8 राज्यों का गणराज्य था। 8 गणराज्यों का संघ था। वज्जी था वो 8 गणराज्यों का संघ था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वज्जी में कितने गणराज्य थे, तो 8 गणराज्यों का संघ था। और यहाँ गणतंत्र शासन था। उसके बाद जैसे हम देखते हैं मल की राजधानी कुशीनारा पावा थी। मल की यहाँ भी गणतंत्र था, गणराज्य था। देखो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कुशीनारा में। महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण पावा में। मल की राजधानी थी कुशीनारा और पावा। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनारा में और महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, पावापुरी में। उसके बाद जैसे हम देखते हैं मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर या बैराट। ये जयपुर राजस्थान में है। उसके बाद जैसे सूरसेन की राजधानी मथुरा। बुद्ध के समय अवंतीपुत्र शासक था। अवंतीपुत्र शासक था जो बुद्ध का शिष्य था। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और बुद्ध के समय यहाँ का शासक था अवंतीपुत्र जो बुद्ध का शिष्य था। उसके बाद आता है चेदी। चेदी की राजधानी थी सोत्थिवती या सुक्तिमती। सोत्थिवती या सुक्तिमती। यहाँ का शासक था शिशुपाल।
ये भी पूछा जाता है शिशुपाल कहाँ का शासक था, चेदी का। इसके बाद जैसे अवंती, अवंती के दो भाग थे। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और महिष्मती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। यहाँ का शासक था प्रदोत, यहाँ का शासक चंड प्रदोत, जो बिंबिसार के समय था या बुद्ध के समय प्रदोत था। जैसे ये प्रदोत पांडु रोग से ग्रसित हुआ तो बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को इसकी सेवा करने के लिए भेजा। बाद में शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया। अवंती का राजा बुद्ध के समय प्रदोप था। इसकी कठोर नीतियों के कारण इसे चंड प्रदोप कहा जाता है। बिंबिसार ने इसकी सेवा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। बाद में शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया। एक था कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। यहाँ के लोग बल और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। बल और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और यहाँ के लोग बल और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। एक बचा है कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी, कौशल को भी दो भागों में बांटा गया था, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। लेकिन एग्जाम में कौशल की राजधानी श्रावस्ती आती है। कौशल को दो भागों में बांटा गया। उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत अयोध्या थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती के अवशेष गोंडा जिले में सहेत महत से मिलता है। सहेत महत से मिलता है। ये कौशल व मगध के बीच, मगध के बीच काशी को लेकर लंबे समय तक संघर्ष रहा। और कौशल का राजा था प्रसेनजीत। बुद्ध के समय कौशल का राजा कौन था? प्रसेनजीत। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। कौशल का शासक कौन था? प्रसेनजीत। ये हमारा महाजनपद हुआ। अब इसमें हमने राजतंत्र और गणतंत्र में दो था। गणतंत्र दो थे, मल और वज्जी। इसके बाद में हम जैसे हर्यंक वंश की सत्ता बढ़ते हुए मौर्यों तक, वो अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।